नमस्कार, मनी मंत्रा के एक और खास अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी और अब इससे होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्स की। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर अब 30% टैक्स आपको देना होगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन करने पर भी 1% का टीडीएस आपको लगेगा। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि आरबीआई की ओर से जारी होने वाले डिजिटल रुपए को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा, जबकि बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी को एसेट माना जाएगा और इससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीते समय में वर्चुअल डिजिटल एसेट में ट्रांजैक्शन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके चलते वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए एक खास टैक्स सिस्टम जरूरी हो गया है। अब किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर के जरिए होने वाली आय पर, इनकम पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर में अगर कोई आपको नुकसान होता है तो इसे दूसरे किसी अन्य सोर्स से हुई कमाई के साथ सेट ऑफ नहीं किया जा सकेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं नवीन वाधवा जी, जो कि एक जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं सुविमल भट्टाचार्य जी, जो कि इनकम टैक्स एक्सपर्ट। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुरुआत नवीन जी मैं आपसे करना चाहूंगा। और जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी को लेकर पिछले कई महीनों से लोगों के मन में यह सवाल था कि इस बार के बजट में या संसद के किसी सत्र में बहुत सारी चर्चाएं होती थी कि इसको लेकर कानून आने वाला है, ये होगा वो होगा, लेकिन इन सारी चीजों पर पर्दा उठाते हुए इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह कहा कि इस पर इसका जो ट्रांजैक्शन होता है और इस पर जो आपकी आमदनी होती है उस पे आपको 30% का टैक्स लगेगा। सबसे पहले तो इस बयान पर, उनकी इस बातों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं इस प्रपोजल पे आऊं, मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा। 30 तारीख को डीडी न्यूज के ही चैनल पे आके मैंने इस बात को प्रमोट किया था कि क्रिप्टो करेंसीज की जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं, गवर्नमेंट उनको तो प्रमोट कर सकती है बट क्रिप्टोस को प्रमोट नहीं कर सकती है। लेकिन इस चीज को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो इसी चीज को लेते हुए मैंने भी यही रिकमेंड किया था कि 30% का टैक्स होना चाहिए बिना लॉसेस का बेनिफिट दिए। वही चीज फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट के अंदर प्रपोज की है और वो इंप्लीमेंट हो चुकी है। अगर हम लोग इस पर थोड़ी सी नजर डालें तो इसका क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो ये खाली क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर इंपैक्ट नहीं है, इसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसीज के साथ साथ एनएफटीज पर भी है। एनएफटीज भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं और इसमें गवर्नमेंट ने अपने पास राइट रखा है कि वो फ्यूचर में और भी किसी इसी तरीके की कोई और करेंसी या किसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्ड यूज किया वो यूज किया वर्चुअल डिजिटल एसेट। इससे गवर्नमेंट ने अपने पास फ्रीडम रखी है कि वो जिस भी एसेट्स को चाहे जो इस टेक्नोलॉजी पे या कोई और नई टेक्नोलॉजी में फ्यूचर में इन्वेंट होती है उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका इंपैक्ट अब ये होगा कि अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर डील कर रहे हैं उससे में जो भी आपको मुनाफा होगा उस मुनाफे पे आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला मुनाफा, और मुनाफा का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे अपनी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब जितना आपने पैसा पे किया है वो खरीदने के लिए, खाली वही आप माइनस कर सकते हैं। आप इसमें माइनस नहीं कर सकते अगर आपने कुछ ब्रोकरेज दिया या कुछ कमीशन दिया, तो जो नेट मुनाफा है उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं ये चाह रहा था कि चूंकि ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे टेक्निकलिटी को, आप अगर इसको एक एग्जांपल के जरिए हमारे दर्शकों को समझा सकें कि किस तरह से अगर वो इन्वेस्ट करते हैं कोई अमाउंट, उस पर अगर कुछ अमाउंट उसका वो अगर प्रॉफिट होता है, कैसे एग्जांपल के जरिए आप समझा सके इसको। तो हम क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। तो बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। अगर आपने किसी भी एक्सचेंज के थ्रू, आज की डेट में काफी सारे एक्सचेंजेस हैं, आपने वहां पे 1 लाख रुपए अपने बैंक से ट्रांसफर किया और आपने बिटकॉइंस खरीदे। अब बिटकॉइंस खरीदने के बाद अब 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसका दाम बढ़ गए, उसके दाम गिर गए। अगर उसके दाम बढ़ गए, आपने वही बिटकॉइन 1 लाख का खरीदने के बाद
1.5 लाख रुपए का आपने उसको बेचा, तो आपको 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन ये 50,000 रुपए का खरा मुनाफा नहीं है, आपने उसमें से 2,000 रुपए कमीशन भी दिया अपने उस एक्सचेंज को जिसके थ्रू आपने सेल और परचेज किया। तो आपको जो नेट प्रॉफिट है वो तो 48,000 का है, लेकिन इनकम टैक्स में आपका नेट प्रॉफिट 50,000 का माना जाएगा। आपको सिर्फ 1 लाख की छूट मिलेगी जितना आपने पे किया है वो बिटकॉइन को बाय करने के लिए। तो 50,000 पे 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 15,000 पे बनता है। और यही प्रॉफिट, अगर आपकी बाकी इनकम है और आपका सरचार्ज और सेस वो एडिशनल लगेगा उसके ऊपर। अब आप इसके बिल्कुल उलट सोचते हैं, आपने 1 लाख का खरीदा, मार्केट गिर गया, 20,000 रुपए का आपको लॉस हुआ। अब 20,000 रुपए का लॉस को आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अब आपको उसको ना ही वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना ही आप वो किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आपने 1 साल में 2 ट्रांजेक्शन करी, पहले 1 लाख लगाया, 1.5 लाख कमाया, 50,000 रुपए कमाया, 50,000 का मुनाफा, फिर आपने दोबारा 1 लाख लगाया, 20,000 रुपए का आपने नुकसान खाया। तो अब इस केस में 50,000 का एक तरफ प्रॉफिट है, 20,000 का एक तरफ नुकसान है। क्या ये आपस में एडजस्ट कर सकते हैं? तो मतलब क्या हुआ कि आपको 30,000 रुपए टैक्स देना होगा या आपको अभी भी 50,000 रुपए टैक्स देना होगा? इसमें खैर 2 अलग अलग राय हैं, लेकिन अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो टेक्निकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 30,000 पे ही पे करना पड़ेगा। मतलब 30,000 का 30%, सिर्फ 9,000 पे ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर मैं सुविमल जी आपके पास आऊंगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि टीडीएस भी इसमें काटा जाएगा, उसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल, जो टीडीएस है, टीडीएस इसमें 1% टीडीएस काटा जाएगा। और जो टीडीएस है, टीडीएस में इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब जैसे ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स ने 1 लाख रुपए का खरीदा, शाम को बेच दिया, 10,000 रुपए का मुनाफा कमाया। अगले दिन फिर उसने दोबारा 1,10,000 का खरीदा और 1,11,000 का बेच दिया। तो ऐसे अगर एक हफ्ते में उसने मानिए उसने 10 बार ट्रांजेक्शन करी, तो हर ट्रांजेक्शन पे, हर सेल के ऊपर 1% का टीडीएस कटेगा। इससे एक ट्रेडर का पैसा तो ब्लॉक होगा टीडीएस की फॉर्म में, हाँ, हालांकि वो रिटर्न फाइल करके वो पैसा रिफंड क्लेम कर सकता है, लेकिन उसका पैसा हर ट्रांजेक्शन पे 1% पैसा ब्लॉक होता चला जाएगा। और इसके पीछे ये एक जेन्युइन रीजंस भी है कि गवर्नमेंट को ऐसा इसलिए करना था क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को गवर्नमेंट किसी भी तरीके से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट नहीं कर सकती, क्योंकि किसी क्रिप्टो करेंसी को इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, जैसे हमारी फिएट करेंसीज की होती है। तो ये भी एक तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया है ताकि क्रिप्टो करेंसीज पे इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिमोट कर। ठीक है सुविमल जी, मैं आपको लाना चाहूंगा चर्चा में। और जिस तरह से इस पूरे बजट भाषण को अगर देखा जाए, समझा जाए, आप लोग ज्यादा जानकार हैं, सरकार ने ये कहा है कि मैं अभी इस वक्त भारत में या फिर जहां भी बाहर के देशों में भी, खासकर भारत में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज को, तो मैं उसको एक लीगली मैं उसको नहीं मानूंगा, वो लीगल नहीं है भारत में। लेकिन इसके बिजनेस पे, इस चूंकि आप जो इसका कारोबार कर रहे हैं, इस पे हम 30% का टैक्स आपसे लेंगे। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, कुछ ही महीनों से क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स चर्चा में है। और चर्चा इसीलिए है क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी बिल की गुंजाइश हो रही थी, जो सरकार सोच रहे थे संसद में लाने के लिए, लेकिन उसको फिलहाल लाया नहीं गया है। लेकिन बाजार में, इंडस्ट्री में और उपभोक्ताओं में ये चर्चा में है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये सरकार आगे होने देंगे या इसके ऊपर कोई बैन लगाएंगे। तो इस तरीका की बात और चर्चा में रहते रहते लोगों का बीच में एक उत्साह भी बढ़ा और लोगों का बीच में एक डर भी पैदा हुआ कि क्या हम इसमें इसको क्रिप्टो एसेट्स को लेना है कि नहीं है। लेकिन बात जो है ये इस बजट में एक चीज ये साफ हो चुका है कि जो बैन की बात हो रही थी और विशेषकर अगर आप देखें कि आरबीआई की भी जो पहले एक एक्सपर्ट कमेटी 2-3 साल पहले इनका भी जो रिपोर्ट आया था, और इसके बाद जिस डायरेक्शन में आरबीआई की पोजीशन थी, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी उठाई थी और ओवरऑल एक होल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी जो इसके असर पड़ेगा, इसके ऊपर भी इन्होंने अपना राय रखा था।
लेकिन सरकार इस बजट की अपनी ये अनाउंसमेंट से ये टैक्स, एक टीडीएस और दूसरा आपकी प्रॉफिट और इनकम के ऊपर जो टैक्स आ रहे हैं, इससे एक चीज क्लियर कर दे कि ये सारे एसेट्स फिलहाल इनको कोई बैन करने के कोई बात नहीं है। अब मुझे लगता है ये बहुत सही कदम है, क्योंकि अगर आप देखें, जैसे अभी नवीन जी ने बताया कि क्रिप्टो करेंसीज की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होते हैं, और हमारे जो इस देश में जो फिलहाल ये बातचीत हो रहे थे, इसमें यही इसको एक स्पेकुलेटिव एसेट की तरह देखा जा रहा था कि इसमें कुछ लोग स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हैं। सो ये जो एक स्पेकुलेटिव सिचुएशन था, और इसके बाद अगर आपका घाटा हो गया या कोई एक बड़ा सा एक कैटास्ट्रोफिक मात्रा में नुकसान हो गया, तो इसका पीछे कोई आपकी बैकअप नहीं है, इसको आपको इसके लिए रिकवर करने का कोई मौका नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, ये मुझे लगता है कि बजट अनाउंसमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ क्लैरिटी दी है कि आप टैक्सेशन 30% की टैक्सेशन, जो गेमिंग इंडस्ट्री में भी आज ये 30% टैक्स चल रहा है, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको बिल्कुल एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा गया है। अगर आप ओवरऑल सरकार की एक डिजिटल नीति देखें, डिजिटल इम्बाइबेशन, डिजिटल एक्सपेंशन नीति देखें, तो उसमें किसी चीज को आप आने वाले टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सुविधा इनको ना निकाले, बट इनको रेगुलेटरी मैकेनिज्म में लाए, उसमें से आपकी टैक्सेशन नेटवर्क में लाए। ये मुझे लगता है एक अच्छा कदम है, और ये बजट में एक बहुत अच्छा क्लैरिटी। और बाकी सब अभी तो हाँ, इतनी बढ़िया से समझाई, तो मेरे को उसको दोबारा। ठीक है नवीन जी, एक और सवाल वो ये कि देखिए, बहुत से दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार क्यों हिचकिचा रही है, हालांकि अभी कानून नहीं आया है, बिल नहीं लाया गया है, लेकिन उसके पीछे, इस हिचकिचाहट के पीछे, इस हेजिटेशन के पीछे कि क्रिप्टो करेंसीज को हम वैलिड करेंसी क्यों नहीं बना पा रहे हैं अभी तक, इसके पीछे आपको क्या लगता है? इसके पीछे ना थोड़ा सा अगर हम लोग अपने आसपास की पड़ोसी कंट्रीज में देखें, तो अपने को इसका शायद जवाब मिलेगा। अभी रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ, अभी मेरी आवाज जी आ रही है सर, आ रही है। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने अभी रिसेंटली एक पेपर सबमिट किया, प्रपोजल सबमिट किया अपनी गवर्नमेंट को कि क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगना चाहिए। चाइना में हम देख ही चुके हैं कि चाइना ने भी उस पे बैन लगाने की अनाउंसमेंट कर चुका है। तो एक तरफ इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के अंदर जो करेंसीज हैं, वो आज तक हमेशा से सेंट्रल बैंक इशू करती आई हैं, जिसको हम लोग फिएट करेंसी भी बोलते हैं, और उसके पीछे उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके पीछे गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस है कि आपको इस करेंसी के पीछे इतनी वैल्यू मिलेगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में आप ये देखिए कि अभी पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 40% इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो कभी करेंसीज के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि और ये सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि पूरी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है। और ओवरनाइट ऑपरेटर्स कितने ऐसे होते हैं, जैसे हम लोगों ने रिसेंटली देखा, कई ऐसी करेंसीज आई एक महीने के अंदर 3 लाख % रिटर्न देगी, लेकिन उससे अगले महीने उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपनी इनकम को क्रिप्टो करेंसीज में लगाए और एकदम से उनको गवा दें, क्योंकि जैसा मैंने अभी भी बताया कि उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो कि एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहेगी। इसलिए वो इतनी कश्मकश में है कि उसको टेक्नोलॉजी तो चाहिए बट उसका आउटकम नहीं चाहिए। तो दैट्स द मेन रीजन कि गवर्नमेंट अभी कश्मकश में है। इसलिए उन्होंने अभी इनकम टैक्स एक्ट के जरिए उसको डिमोट करने की कोशिश की है। देखिए आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। अगर कुछ और कंट्रीज भी डिसाइड करती हैं कि हमें बैन लगाना है, तो हो सकता है हमारी देश की सरकार भी ये डिसीजन ले ले कि हम सिर्फ और सिर्फ सीबीसीआर को प्रमोट करेंगे, हम किसी और करेंसी को प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सुविमल जी, सवाल ये भी आ रहा है कि हम जानते हैं कि करोड़ों लोग अभी भी इस पूरे ट्रांजैक्शन में लगे हुए हैं, निवेश करते हैं इस तरह की चीज़ों में। सवाल यही कि जिस तरह से सरकार ने कहा कि हम इस पर 30% का टैक्स लगाएंगे, सरकार के पास ये खबर, ये जानकारी कैसे आएगी, वो कैसे जुटाएगी सरकार कि ये लोग उसमें इतने पैसे लगा रहे हैं, उसकी इतनी कमाई हो रही है? सरकार के पास ये सूचना आएगी तो आएगी कैसे?
क्योंकि रेगुलेट तो अभी कोई कर नहीं रहा है इसे। देखिए, जो सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस है इस देश में, और ये कुछ ही महीनों में आपने देखा है कि इन्होंने अपने आप को एक पब्लिक पॉलिसी क्रिप्टो की सिलसिले में भी इन्होंने अपना राय रखा है। और आपने जैसे देखा कि पिछले आईपीएल के समय अब उन्होंने हॉटस्टार के माध्यम से उन्होंने ऐड भी काफी दी है। तो ये अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की हिसाब से अपने इश्यूज को भी आगे ला रहा है। तो मेरे ये बात कहने के ये मतलब है कि ये जितने सारे आपकी एक्सचेंजेस है, इनकी जो कस्टमर्स है और इनकी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डेफिनेटली इनके पास है, क्योंकि एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये आपकी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई नॉन रेपुटेशन की कोई बात नहीं आती। ये है, अब बात है कि ये जितने सारे एक्सचेंजेस है, ये एक्सचेंजेस को किस तरीका से सरकार रेगुलेट करते हैं। सरकार एक अगर आप देखें तो आरबीआई भी इनके साथ कई राउंड्स डिस्कशंस किए हुए हैं। तो अब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इन एक्सचेंज की थ्रू बिटकॉइंस खरीद रहे हैं, खरीदे हुए हैं, इनको किस तरीका से सिस्टम में लाया जाए, ये मुझे लगता है कि आरबीआई और सरकार आगे बताएंगे आगे दिन में। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट है, इससे जो एग्जिस्टिंग बिटकॉइन होल्डर्स या कोई भी अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के होल्डर है, इनको कोई रेट्रोस्पेक्टिवली कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इन्हें जो टैक्स देना है वो टैक्स देना पड़ेगा, और जो ट्रांजैक्शन में 1% टीडीएस होगी, उससे तो आगे की सारे ट्रांजैक्शंस में इसको ट्रैक ऐसे ही रखा जाएगा। ठीक, हमारे साथ एक सुमिल जी, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ खेमलाल जी हैं, जो कि पंजाब के जलंधर से फोन लाइन पे मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। खेमलाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है कि हमारा संपर्क मुझसे नहीं हो पा रहा। लेकिन नवीन जी, जिस बात का जिक्र सुमिल जी कर रहे हैं कि एक एक्सचेंज है जो कि वहाँ से सरकार इसको ट्रैक कर सकती है कि चलिए कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वैसे लोग जो फॉरेन क्रिप्टो एजेंसी से अपना वो कारोबार कर रहे हैं, उनको कैसे सरकार ट्रैक करेगी, एक ये भी सवाल आता है। दूसरा कि क्या ये संभव है, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी सरकार की क्या ये जोर है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम चीज़ों को काफ़ी आसान बनाएं, क्या इस पूरे क्रिप्टो जो लोग इस पूरे व्यवसाय में लगे हुए हैं उनको पहचाना जा सकता है? उसमें क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है? नवीन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन सुमिल जी, वही मेरा सवाल कि एक तो जो लोग फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू इस तरह के क्रिप्टो एक्सचेंज में लगे हुए हैं कारोबार में, उनको सरकार कैसे पहचानेगी, और दूसरी क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी कुछ मदद कर सकती है क्या उसको पहचान करने में? पाएंगे हमें इसको आपकी पहचान करने के लिए। इनिशियली जो एक्सचेंजेस है, आपके पहले सवाल का जवाब मैं आगे दूंगा, अभी सेकंड वाला का मैं दे दूंगा। इनिशियली एक हार्मोनाइजेशन सिचुएशन या एक डिसीजन सरकार को लेना पड़ेगा कि किस तरीका से ये सारे जो एक्सचेंजेस है, जिनके माध्यम से भारतीय उपभोक्ता इसमें आपकी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनके सारे इन्वेस्टमेंट्स फॉर्मल चैनल से इनका पेमेंट ये सारे एक्सचेंजेस को जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज भी ये ट्रैक करने की कैपेसिटी है, लेकिन जहां ये सारे एक्सचेंजेस भी एक कोऑपरेटिव मोड में है और ये भी चाहते हैं कि ये एक फॉर्मल तरीका से एक पॉजिटिव अप्रोच से चले। अब जैसे मैंने जिक्र किया था, मुझे लगता है कि जो एक गेमिंग इंडस्ट्री के साथ इसको 30% पेरिटी में रखा गया, जो जिसमें थोड़ा बहुत भी स्पेकुलेशन रहता है और जिसमें लोग मुनाफा कमाने के एक स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट को यूज करके इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है एक सरकार की तरफ से एक हार्मोनाइज सिचुएशन है, और ये कोशिश करेंगे कि जो है एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस, इनसे सबकी इंफॉर्मेशन है। जहां तक टेक्नोलॉजी इसको
अलाउ करेंगे, कहाँ किसकी, क्योंकि सारे फुटप्रिंट्स, ब्लॉकचेन जो एक टेक्नोलॉजी है, ये एक मोस्ट ऑथेंटिक एक ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग आप सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बोल सकते हैं कि वो जो स्टैम्प्स लग जाते हैं वो स्टैम्प्स को किसी तरीके से हटाया नहीं जाएगा। आप इसके साथ अगर मैंने ट्रांजैक्शन किया तो ये जो स्टैम्प है उसको कोई कभी हटा नहीं सकता। तो ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है, इससे हर पर्पस के लिए, आपकी इवन फॉर इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस के लिए भी ये हमारे पास अवेलेबल है, सरकार की एजेंसीज के पास या आरबीआई के पास ये है। अब बात आती है जो फॉरेन में लोग जो डायरेक्टली करते हैं और जो इंडियन यूजर्स जो फॉरेन एक्सचेंज से कर रहे हैं, तो जहां तक वो जो पेमेंट मैकेनिज्म जिस तरीका से वो एक्सचेंजेस आपकी उसी एक्सचेंज से खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जो क्रेडिट कार्ड से ले या फॉरेन रेमिटेंस करे, वो तो हमारे सिस्टम से ही जा रहा है। जो बाहर में खरीद रहे हैं अपना हिसाब से कोई, उसको तो हम नहीं इसको ट्रैक कर सकता है। लेकिन जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका भी सरकार आरबीआई में कुछ ही महीनों से थे कि ये इसको इस पर्पस के लिए किया जाएगा, ये मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी सरकार की नजर में है और इसको भी कैसे प्लग किया जाए, स्टेप्स लिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सुविमल जी, आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ग्रे एरियाज हैं, क्या लगता है कि आज की तारीख में या फिर आने वाले वक्त में कोई एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी या बनाने की जरूरत पड़ेगी जो कि इस पूरे स्पेक्ट्रम को रेगुलेट कर सके? नहीं, मुझे लगता है निखिल जी कि आरबीआई ऑलरेडी हमारे पास है। आरबीआई की करेंसी या ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो भूमिका रहती है वो हमेशा रहेगी। और यहाँ जब हम डिजिटल करेंसी आरबीआई के माध्यम से एक प्रयास, ऑलरेडी बहुत स्टेप्स आगे चला गया है, तो ये मुझे लगता है कि आरबीआई एज ए रेगुलेटर भी फिलहाल ठीक है। आगे अगर देखा जाता है कि देखिए इसमें जो डिजिटल एसेट्स में जो इंटरेस्ट रहेगी लोगों का, वो तो चलेगा। मुझे लगता नहीं कि ये 30% टैक्सेशन और आपकी 1% टीडीएस डिडक्शन से इससे ज्यादातर लोगों को ये डीमोटिवेट करेगा। हाँ, एक मिडिल क्लास के एक सेक्शन हो सकता है इसको पीछे हटे, लेकिन मार्केट सिचुएशन जो आज क्रिप्टो करेंसी में हो रही है उससे हो सकता है और लोग पीछे हटेंगे। ये टैक्सेशन से उतना नहीं हटेंगे, तो ये पैरेलली ये चलेगा। अब इसकी वैल्यू जो रहेगी जी, वो एक वर्चुअल एसेट्स की तरह रहेगी और स्पेकुलेटिव उसमें रहेगी। इसको कोई करेंसी का सिचुएशन या करेंसी की कोई मर्यादा देने का तो कोई बात भी नहीं है और ना आगे भी। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं सुविमल जी। हमारे साथ प्रकाश जी हैं जो कि इस वक्त भुवनेश्वर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, तो अगर गवर्नमेंट, हेलो जी पूछिए सवाल। सर, अगर गवर्नमेंट डिमोट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को 30% इनकम टैक्स लगाकर, तो फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्यों प्रमोट करना चाहती है, उसमें क्या फायदा है? ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। सुविमल जी, आप अपना बहुत बढ़िया सवाल है ये। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो इफेक्टिवनेस है ये बहुत सारे सेक्टर्स में है और विशेषकर फाइनेंशियल सेक्टर्स में। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स जो आज हमें हर एक्टिविटीज में मदद करती है। अब क्राइम इतने बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम का बहुत सारे यूजेस हैं और इसलिए जो जब इन्वेस्टिगेशन होना है उसमें जो ये स्टैंपिंग जो होते हैं, ब्लॉकचेन क्या होते हैं, ब्लॉक्स के माध्यम से होते हैं। एक ब्लॉक, आप और मेरे बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो एक ब्लॉक जो पैदा होता है, उस ब्लॉक को कोई फ्यूचर में किसी तरीका से उसको मिसयूज नहीं कर सकता है। जो ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं, जो आपकी एनक्रिप्टेड कीज से जो ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं, उस ब्लॉक आपके लिए परमानेंटली ये स्टैम्प्ड है। तो ये इन्वेस्टिगेटिव पर्पस को बहुत मदद करते हैं और
मुझे लगता है जितना फाइनेंशियल सेक्टर में जितनी हम डिजिटल स्टेप्स आगे लेते जाएंगे तो उसमें ब्लॉकचेन का भूमिका बहुत सुविमल जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हमारे साथ अरुण है जो कि इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन में मौजूद हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अरुण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अरुण, पूछे सवाल। शुक्रिया। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल नवीन जी से जो कि टैक्सेशन को लेकर के है। नवीन जी, तो नवीन जी, अरुण जी, सुविमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल जो दो है वो क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि प्राइमरीली जो क्रिप्टो करेंसी, जो आरबीआई जिस डिजिटल करेंसी को लाने की बात कर रही है, डिजिटल करेंसी का जो प्राइम फोकस है वो ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन उसकी आत्मा है। अब अगर आरबीआई इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करता है तो ये करेंसी और हम जो पेटीएम या फिर फोन पे से जैसे हम पेमेंट करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा? ये डिजिटल करेंसी जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका डिफरेंस क्योंकि डिसेंट्रलाइज तो है नहीं, आरबीआई इसको बैक करेगा। पहला सवाल ये। दूसरा बिल को लेकर के है। सरकार अब ये कह रही है कि भाई सरकार अब जल्द बिल लेकर के आएगी। तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमारे ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है, सबको एक साथ आना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल एसेट्स को लेकर के। ऐसे में क्या भारत ये वेट कर रहा है कि रशिया और यूएस भी अपने अपने बिल को पेश करे और उसी लाइंस पर भी भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी पर बिल बनता हुआ दिखाई देगा, या फिर भारत का जो बिल होगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर के थोड़ा डिफरेंट आपको लगता है होता हो जाएगा? तो ये दो सवाल है, एक बिल को लेकर के और एक डिजिटल करेंसी क्योंकि वो अलग होगी एक तरह से बाकी डिजिटल मोड से। सुविमल जी। अरुण जी, आपके दोनों सवालें बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात पहले बात आते हैं कि ये जो यूपीआई और जो जितने सारे आपने पेटीएम का उदाहरण लिया हुआ, ये जो है ये किसी आपकी इंडिविजुअल बैंक्स की लिंक्ड है और आपकी अकाउंट के लिंकेज के उससे वो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। जहां तक आपकी डिजिटल करेंसी की बात हो रहा है वो किसी अकाउंट रिलेटेड हमेशा वो नहीं रहेगा, उसका बियॉन्ड अकाउंट भी आपका वो रहेगा। जैसे आप अपने करंट फिजिकल करेंसीज, आप रुपया जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, हाँ ये आपकी अकाउंट की माध्यम से ही ये जुड़ा है। आपकी इनकम और आपके एक्सपेंडिचर एक आपकी वो आप खुद संतुलन करते हैं। लेकिन बात यहाँ जो आती है कि जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं उस करेंसी को, तो ये हमेशा ईच एंड एवरी स्टेप में ये आपकी अकाउंट के साथ टैली करके ये काम नहीं होता है। तो डिजिटल करेंसी या यूपीआई में यही प्राइमरी एक फर्क रहेगा। बाकी जब आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी आगे लेके आए उसमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या वो कर रहा है। दूसरी सवाल जो आपकी है कि बिल्कुल कोई रशिया अमेरिका वो किस तरीके से अपना बिल ला रहा है उसको हम देख रहे हैं, नहीं मुझे लगता नहीं हम इसीलिए रुके हुए। सरकार के पास बहुत काम हुए, इसमें सरकार ने बहुत काम किया हुआ है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से काम किया हुआ है। सारे आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी सारे लाइन मिनिस्ट्रीज को लेके बिल को ऑलरेडी एक रूप दिया गया है। अब कुछ फैक्टर्स को आगे लेके हो सकता है कि अगले सेशन में लाए, लेकिन कोई ग्लोबल उसके साथ लिंक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुविमल जी, हमारे पास समय इतना ही है। तो आज के इस अंक में हमने बात की क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। हालांकि इस पे और भी सारी बातें होनी है, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हम इस पे और भी विस्तार से चर्चा करें, बातचीत करेंगे। फिलहाल नवीन वाधवा जी आपका और सुमेर भट्टाचार्य जी आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।